नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन और मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 भारत के संसाधन भाग 2 के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारत की मुख्य फसलें और इनका वितरण, खेती के प्रकार, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास और इस अध्याय के परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, वर्तमान युग में कृषि शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। इसमें केवल खेती बाड़ी ही नहीं आती, अपितु वन, मछली पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन को भी सम्मिलित किया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहा है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं जो भिन्न भिन्न कृषि उपजों की पैदावार हेतु अनुकूल दशाएं निर्मित करती हैं। संसार में कुल क्षेत्रफल का 11% भाग ही कृषि योग्य है। सौभाग्यवश भारत के 51% क्षेत्रफल में कृषि की जाती है। संसार के अधिकांश देशों में केवल एक ही फसल पैदा की जाती है, लेकिन भारत में कहीं कहीं 2 और कहीं कहीं पर 3 फसलें भी उगाई जाती हैं। भारत के क्षेत्रफल के जितने भाग को सिंचित करना संभव है, वह चीन के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। देश की श्रम शक्ति का 58.2% भाग कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करता है। कृषि में प्रयुक्त भूमि का 66% भाग खाद्यान्न फसलों तथा 34% भाग व्यापारिक फसलों के उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा 56.1% है। आइए अब हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें फसलों की खेती तथा पशुपालन दोनों ही सम्मिलित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान और योगदान हम इस प्रकार से देख सकते हैं। भारतीय कृषि से संसार की लगभग 17% जनसंख्या का पोषण हो रहा है। कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है। भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में भी अनेक लोगों को रोजगार मिला है। लोग या तो दस्तकारी में लगे हैं या गांव में कृषि उत्पादों पर आधारित छोटे मोटे उद्योग धंधों में लगे हैं। कृषि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की संभावनाएं छिपी हैं। देश में वस्त्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल कृषि से ही मिलते हैं। कपास, जूट, रेशम, ऊन और लकड़ी की लुगदी से ही वस्त्रों का निर्माण होता है। चमड़ा उद्योग भी कृषि क्षेत्र की ही देन है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों का आधार भी यही है। वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, चीनी एवं तंबाकू उद्योग सभी कृषि उत्पादों पर आधारित हैं। कृषि उत्पादों पर आधारित आय में कृषि का योगदान लगभग 34% है। भारतीय कृषि देश की बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण कर रही है। कृषि पदार्थों से ही भोजन में कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार हेतु प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति एवं पूर्ति के संबंध में महात्मा गांधी का कथन है कि जीवन कृषि पर निर्भर करता है। जहाँ कृषि लाभदायक नहीं है, वहाँ स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता। संक्षेप में, भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसकी सफलता अथवा विफलता का प्रभाव
देश की खाद्य समस्या, सरकारी आय, आंतरिक व विदेशी व्यापार, यातायात के साधनों तथा राष्ट्रीय आय पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए कहा जाता है, मानव जीवन में जो महत्व आत्मा का है वही भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का है। भारत की मुख्य फसलें और उनका वितरण। भारत में फसलों का वर्गीकरण। दो प्रकार से भारत में फसलों का वर्गीकरण किया गया है। पहला मौसम के अनुसार और दूसरा अध्ययन की दृष्टि से। मौसम के अनुसार भी फसलों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें खरीफ फसलें, रबी फसलें और जायद फसलें सम्मिलित हैं। जबकि अध्ययन की दृष्टि से फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्रकार है खाद्यान्न फसलें और दूसरा प्रकार है नगद व व्यापारिक फसलें। बच्चों, अब हम यह जानेंगे कि खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद फसलें अथवा खाद्यान्न फसलें या नगद फसलें किसे कहते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे खरीफ की फसलों पर। खरीफ की फसल वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में अर्थात जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत में अर्थात अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो जाती हैं, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। मानसून के आगमन पर बोई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन, तिल्ली, मूंगफली आदि है। रबी की फसलें जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती हैं, रबी फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूं, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि रबी की फसलें हैं। जायद फसलें विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली सब्जियां और हरे चारे की खेती जायद फसलें कहलाती हैं। खाद्यान्न फसलें खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। खाद्यान्न फसलों में अनाज एवं दालें सम्मिलित हैं, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर अर्थात तुअर व अन्य दालें। नगद व व्यापारिक फसलें नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इसमें कपास, जूट, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि आते हैं। अब हम भारत की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादन क्षेत्र का वितरण किस तरह से है उस पर चर्चा करेंगे। भारत की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादन क्षेत्र का वितरण निम्नानुसार है। गेहूं गेहूं भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड तथा गुजरात में प्रमुख फसलों के रूप में उगाया जाता है। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा असम में मुख्यतः प्रमुख फसल के रूप में पैदा किया जाता है।
राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक व मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। जौ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में उत्पादित किया जाता है। चना व दालें, चना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब व कर्नाटक के क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। मक्का प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब में प्रमुख फसलों के रूप में उत्पादित किया जाता है। तिलहन भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। मूंगफली उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगली प्रमुख फसल है सरसों। सरसों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में बड़े पैमाने पर उत्पादित की जाती है। सूरजमुखी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में उत्पादित किया जाता है। चाय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश में उत्पादित की जाती है। कहवा कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में उत्पादित किया जाता है। तंबाकू आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में प्रमुख फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। गन्ना उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, बिहार तथा गुजरात में प्रमुख रूप से पैदा किया जाता है। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान व तमिलनाडु में प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है। जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मेघालय व उड़ीसा में इसके उत्पादन क्षेत्र हैं। अफीम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में उत्पादित की जाती है। रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्पादित किया जाता है। भारत की 90% रबड़ केरल में पैदा होती है। मसाले काली मिर्ची केरल और तमिलनाडु में, लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार में, छोटी इलायची केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में, लौंग तमिलनाडु व केरल में, हल्दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तथा सुपारी कर्नाटक, केरल, असम व पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है। काजू केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा तथा उड़ीसा में उत्पादित किया जाता है। सन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। रेशम कर्नाटक, कश्मीर, असम तथा पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। आलू के उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
तथा बिहार प्रमुख स्थान रखता है। भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का भाग 12.7%, चावल का भाग 40.5%, मोटे अनाजों का भाग 30.3% एवं दालों का भाग 16.5% है। प्रिय छात्रों, इस टेबल में विश्व में कुछ फसलों के उत्पादन में भारत का स्थान और प्रमुख उत्पादक राज्य दर्शाए गए हैं। यह आंकड़े 2013-14 के हैं। इसके आधार पर हम जानेंगे कि कौन सी फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है और भारत में कौन सा राज्य इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सबसे पहले बात करते हैं हम गेहूं उत्पादन की। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और भारत के राज्यों में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है जो गेहूं उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और भारत में पश्चिम बंगाल का स्थान पहला है। ज्वार में भारत का प्रथम स्थान है जबकि महाराष्ट्र का भारत में प्रथम स्थान है। मक्का उत्पादन में भारत का छठवां स्थान है और उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। कपास उत्पादन में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है और महाराष्ट्र का भारत में पहला स्थान है। जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और पश्चिम बंगाल का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत दूसरा स्थान रखता है और उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में पहला स्थान रखता है। चाय के उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और आसाम एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन उत्पादन में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सोयाबीन उत्पादन में पूरे राज्यों में प्रथम स्थान पर है। प्रिय छात्रों, अब हम खेती के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। खेती को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकार है सामान्य खेती। जब किसी फार्म का संगठन कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है और उत्पाद किसी न किसी रूप से आय का साधन होता है तो इसे सामान्य खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती सामान्यतः किसान अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है जिससे उसकी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे। इस प्रकार की खेती में किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फसल, पशुधन, उद्यम आदि का चुनाव करता है। खेती का अगला प्रकार है विशिष्ट खेती। इस प्रकार की खेती में एक ही उद्यम या साधन से 50% या इससे अधिक आय प्राप्त होती है। उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि सोयाबीन से 50% या इससे अधिक आय हो रही है तो इसे हम एक किसान की कुल आय कहेंगे। सोयाबीन के लिए फार्म खेती की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे फार्म के पास मंडी होना, किसान की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ एवं सुचारू होना। खेती का तीसरा प्रकार है शुष्क खेती। जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। शुष्क खेती में फसल उत्पादन हेतु भूमि में वर्षा के पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। शुष्क खेती में फसलों का असफल होना एक आम बात है, जिसके प्रमुख कारण है अपर्याप्त तथा असामान्य वर्षा, वर्षा का देर से प्रारंभ होना व शीघ्र समाप्त होना, फसल के समय में लंबी अवधि, नमी धारण क्षमता का कम होना और मिट्टी में उर्वरता की कमी होना। खेती के प्रकारों में चौथा स्थान है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित खेती इस सिद्धांत पर आधारित है कि पशुपालन से प्राप्त आय कुल आय की
10% से 49% होनी चाहिए, अर्थात फसल उत्पादन प्राथमिक तथा पशुपालन पूरक कार्य के रूप में किया जाता है। फसल और पशुपालन में परिपूरक संबंध होने के कारण फार्म की उत्पादन क्षमता एवं आय बढ़ती है। पशुओं के मल त्याग से बनी जैविक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। खेती के प्रकारों में अगला स्थान है सिंचित खेती। भारत में सिंचित खेती मुख्यतः कुएं, नलकूप और नहरों द्वारा की जाती है। प्रायः सिंचित खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसके फलस्वरूप फसल उत्पादन में भारी वृद्धि होती है तथा कृषि भूमि का उपयोग सिंचाई के माध्यम से वर्ष भर फसल उगाने के लिए किया जा सकता है। सिंचित खेती में मुख्यतः धान, गन्ना, गेहूं तथा कपास की फसलों का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, अब खेती के प्रकारों के पश्चात हम खेती की प्रणाली पर चर्चा करेंगे। खेती की प्रणालियाँ किस तरह की हैं, आइए अब हम उस पर बात करते हैं। खेती की प्रणालियों का वर्गीकरण हम कृषि की विधि एवं भूमि के स्वामित्व के आधार पर कर सकते हैं। खेती का वर्गीकरण आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों के आधार पर किए जाने को खेती की प्रणाली कहते हैं। खेती की प्रणालियाँ मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, जिनको उनके कार्य के प्रकार एवं स्वामित्व के आधार पर अलग अलग बांट सकते हैं, जो कि निम्नानुसार है। पहला है व्यक्तिगत खेती। इस प्रकार की खेती में किसान के पास अपनी भूमि पर स्वामित्व एवं कार्य का अधिकार होता है। फार्म पर क्रियाकलाप किसान अपने तरीके से करता है। कृषि संबंधी सभी प्रकार के निर्णय कृषक स्वयं लेता है। खेती की दूसरी प्रणाली है सामूहिक खेती। इस प्रणाली में सभी सदस्यों की जमीन, पशुधन एवं संसाधन सोसाइटी के अधीन कर दी जाती है। सोसाइटी के सभी सदस्य एक प्रबंध कमेटी के निर्देशानुसार फार्म पर कार्य करते हैं। कृषि का तीसरा प्रकार है सहकारी खेती। इस प्रणाली में सभी कृषि क्रियाएं या उनका भाग सामूहिक तौर पर ऐच्छिक आधार पर इकट्ठे किए जाते हैं। किसान का अपनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार सुरक्षित रहता है। सभी किसान अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को इकट्ठा कर एक इकाई बनाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें सभी कार्य चुनी हुई कमेटी के निर्देशानुसार किए जाते हैं। फायदा जमीन के अनुपात में बांट लिया जाता है और मजदूरी के आधार पर भी बांटा जाता है। सहकारी खेती 4 प्रकार की होती है। पहला सहकारी श्रेष्ठतम खेती, दूसरा सहकारी साझा खेती, तीसरा सहकारी काश्तकारी खेती, चौथा सहकारी सामूहिक खेती। चौथा प्रकार है सरकारी खेती। इस प्रणाली में फार्म का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा फार्म पर कार्य साप्ताहिक और मासिक मजदूरी के आधार पर दिया जाता है। इसमें भूमि एवं पूंजी सरकार द्वारा दी जाती है। अनुसंधान संस्थाओं में कार्य इसी प्रणाली के तहत किया जाता है। 5वां प्रकार और अंतिम प्रकार है पूंजीवादी खेती। इस प्रकार की खेती में भूमि के स्वामी के द्वारा पूंजी लगाकर खेती करवाई जाती है। खेती का प्रबंधन मैनेजर को वेतन देकर कराया जाता है। फायदा या नुकसान की जिम्मेदारी उद्यमी की होती है। कई उद्योग मालिक जैसे गन्ना उद्योग भूमि खरीदकर उस पर गन्ने की खेती करवाते हैं। हमारा अगला शीर्षक है
कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास। भारत में कृषि की उन्नति हेतु 1966-67 में हरित क्रांति द्वारा तकनीकी परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। हरित क्रांति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। दूसरी, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तीसरी, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। चौथी, कृषि यंत्रीकरण का विस्तार। पांचवी, लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार। छठी, भूमि संरक्षण की नई तकनीकों का प्रयोग। सातवीं, कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का निर्धारण। आठवीं, कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा देना। अगली विशेषता है कृषि विपणन सुविधाओं में वृद्धि तथा कृषि वित्त एवं ऋण सुविधाओं का विस्तार करना। श्वेत क्रांति का पशुपालन से निकट संबंध है। श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया है जो अधिक दूध देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर गांवों में दुग्ध उत्पादकों के दूध को एकत्रित करके उसे बेचने का प्रबंध करती हैं। ये समितियां ऋण देती हैं तथा पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी करती है। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से प्रारंभ होकर बड़ी तेजी से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैल गया है। पीत क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पीली क्रांति कहते हैं। 60 के दशक तक भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर था, किंतु कुल कृषि भूमि में तिलहन फसलों के घटते क्षेत्रफल, खाद व उर्वरकों के नगण्य उपयोग, सिंचाई के सीमित साधन, बढ़ती आबादी और फसल सुरक्षा एवं वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग न करने से देश में खाद्य तेलों की कमी हो गई। तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। जैसे 1987-88 में भारत सरकार ने एक टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की, जिसके द्वारा राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर गठित सरकारी समितियों, अनुसंधान संस्थाओं एवं ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मदद से तिलहन उत्पादन को अधिक लाभप्रद बनाने के उपाय किए। सरकार ने तिलहन के समर्थन मूल्य, भंडारण और वितरण की सुविधाओं में वृद्धि की। नीली क्रांति देश में मछली उत्पादन में हुई प्रगति को नीली क्रांति कहते हैं। भारत विश्व में कुल मछली उत्पादन में तीसरा बड़ा राष्ट्र है। देश में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना 5 राज्यों में लागू की गई है। मछली उत्पादन से भोजन की आपूर्ति बढ़ती है
पोषण आहार का स्तर ऊंचा उठता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। गुलाबी क्रांति शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्राकृतिक खनिज एवं विटामिन्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में विविध जलवायु एवं मिट्टी का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरे, नींबू, नाशपाती, आलूचे, खुबानी, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे ही गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारत की मुख्य फसलें और उनका वितरण, खेती के प्रकार और कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम आपको परीक्षा में आने वाले इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, जिनको आपको कॉपी में नोट करना है और जिनके उत्तर लिखकर आपको अभ्यास करना है। पहला प्रश्न है, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है? खरीफ व रबी में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न नोट कीजिए, श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न नोट कीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए।